स्नैप वर्क ये कर लिए हो ना, अपडेट कर लिए हो ना? हाँ, अब अपडेट करने पैसे आ रहा है। हाँ, तुम भी कर लिए हो ना? हाँ, चलिए कॉपी निकालो। सभी बच्चे कॉपी निकाल लिए? हाँ, हेलो हेलो। हाँ, चलिए अब पहले मैं जो पूछूंगी उसका जवाब देना है, ठीक है? जैसे पहला प्रश्न है, एक दो पंक्तियों वाले उत्तर, ठीक है? तो जिसको जो समझ में आ रहा है किताब सामने खोल कर बैठ जाओ। किताब भी है ना? हाँ, क्यों बुक भी लाया करो। नहीं, चलो पहला प्रश्न, कॉपी में आंसर लिखा हुआ है? अच्छा, अपने दिमाग से ही बताओ, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पे रह रहा है? चलिए बताइए। हाँ, अतिथि लेखक के घर पर 4 दिनों से रह रहा है। नेक्स्ट, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं? कैलेंडर की तारीखें, हाँ वेरी गुड, अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही हैं। उसके बाद है, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? वेरी गुड, पति पत्नी ने मेहमान को सादर नमस्ते एवं आत्मीय भाव के साथ स्वागत किया। आंसर सब लिखा हुआ है ना? हाँ, सारा मैंने लिखवा दिया आंसर। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि सबके पास होगा। उसके बाद, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? दो, हाँ पूरा सेंटेंस में, भोजन, दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? हाँ, वह कपड़े, अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है या धोबी से धुलवाना चाहता है। अब ये जैसे ही बोला होगा तो जो मेजबान है, जिनके घर वो आया है, उसकी क्या हालत हो गई होगी बच्चों? हाँ, जो मेहमान आया हुआ है, अतिथि, और जैसे ही वो मेजबान के सामने बोला कि हम अपना कपड़ा धोबी को देना चाहते हैं, तो स्थिति क्या हो गई होगी मेजबान की? मेजबान की क्या स्थिति हो गई होगी? बोलो सुधांशु। हाँ, बोलो, हेलो। मेजबान की स्थिति क्या हो गई होगी? हाँ, उसकी स्थिति नहीं पता है किसी को? मेजबान की स्थिति के बारे में बताओ। मेजबान डर गया होगा कि अरे आए इनको 4 दिन हो गया और अब ये कह रहे हैं कि धोबी से कपड़े धुलवाना है। तो धोबी से कपड़े धुलवाने के बारे में सुनकर मेजबान सोच रहा होगा कि अब इनका जाने का भी इरादा नहीं है, क्योंकि धोबी तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लगा सकता है, तो हो सकता है कि अभी ये 4 दिन और हमारे यहाँ रहेंगे। ये सोचकर ही, ये सुनकर ही मेजबान जो है वो मन ही मन डर गया होगा, है ना? बच्चों समझ में आ रही है बात? हेलो, क्या हुआ, लगता है कि आवाज, मेरी आवाज पहुंच रही है बच्चों? हाँ, हेलो, अरे आवाज पहुंच रही है तो कुछ कुछ बोलते रहिए आप लोग। नहीं बोलने से फिर लगेगा कि कुछ सुन ही नहीं रहा कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? बोलो बच्चों।
हाँ, सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर डिनर के स्थान पर खिचड़ी बनने लगी। यानी जो डिनर लंच सुनकर ही बहुत अच्छा लगता है। अरे लंच का मतलब कि तरह तरह की वैरायटी होगी, खाने में बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन होंगे। डिनर सुनकर भी मन खुश हो जाता है। डिनर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिंपल रोटी और सब्जी। डिनर का भी मतलब है कि बहुत तरह तरह के व्यंजन पकवान तरह तरह के बनेंगे। तो अक्सर होता है बच्चों, जब हमारे घर में मेहमान आने वाले होते हैं तो हमको यदि पहले से पता होता है तो हम तैयारी उसी अनुसार करते हैं कि मेहमान को क्या सिंपल खाना खिलाएंगे। 2-3 तरह की सब्जी खिलाएंगे, मीठा में कुछ अच्छा बनाएंगे, कुछ पुलाव बनाएंगे, कुछ फ्राइड राइस बनाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तरह तरह का मेनू हम बना लेते हैं दिन के हिसाब से। अब कई कई घर ऐसा भी होता है, कई कई मेहमान ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा तो 2 दिन के लिए आते हैं और 2 दिन में लगता है कि हम क्या खिला दें क्या पिला दें, है ना, कितना इनकी अवभगत कर दें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ मेहमान जो है वो आकर पड़ जाते हैं, उनको अपना घर जाने का मन ही नहीं करता है, तो जो मेज़बान है वो बेचारा भी ऊब जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ का वर्णन है कि जो डिनर मेहमान के आने के उत्साह में, खुशी में जो लंच बना, फिर डिनर बना, फिर उनको सिनेमा दिखाया गया, तरह तरह से उनकी स्वागत की गई, आवभगत की गई। लेकिन जब मेहमान जाने का नाम नहीं लेता है तो डिनर जो है धीरे वो कहाँ पर आ गया, खिचड़ी पर। और फिर लिखा कर रहे हैं कि खाने में सादगी आ गई और अब भी यदि वो नहीं जाता है तो उपवास तक करना पड़ सकता है। जब बच्चों को उपवास रहना पड़ेगा तब पता चलेगा कि भागो यहाँ से। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों? अरे बोलो तुम लोग कुछ। हेलो, यस, हाँ। नेक्स्ट है, ये तो प्रश्न हो गया आपका 1-2 पंक्तियों में। तो 1-2 पंक्ति वाले जो प्रश्न है वो 1 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 से 30 शब्दों में। तो 25 से 30 शब्दों वाले जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं फिर 2 नंबर के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब प्रश्न लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? बताओ कोई बच्चा। लेखक, हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, लेखक चाहते थे कि अतिथि की विदाई जो है भावभीनी यानी अच्छी विदाई देना चाहते थे कि अतिथि जब जाने के लिए, अक्सर ऐसा होता है बच्चों, हमारे घर जब कोई अतिथि आते हैं और जब हमें पता चलता है, क्योंकि अतिथि के आने के साथ हम नहीं ना पूछेंगे कि कितना दिन ठहरिएगा, नहीं ना पूछते हैं बच्चों। हाँ, हाँ, तो जब अतिथि आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि चलो रात में आज इनको ये खाना खिलाए, दिन में खिलाए, फिर नेक्स्ट डे नाश्ता जब कराते हैं अतिथि और अतिथि उसी समय कहते हैं कि भाई अब नाश्ता करके हम निकल जाएंगे, तो मन थोड़ा दुखी हो जाता है। लगता है कि अरे कल का भी प्रोग्राम हम बनाए थे कि कल लंच में ये बनाएंगे, डिनर में ये बनाएंगे, और ये कैसे अतिथि हैं कि सुबह उठने के साथ ही कह रहे हैं कि अब हम नाश्ता करके चले जाएंगे। तो हम लोग इस परिस्थिति में उनको रुकने का आग्रह करते हैं, कहते हैं ना कि नहीं भाई साहब और एक दिन ठहर जाइए। ठीक है, लेकिन जो वास्तव में जो सही मायने में अतिथि वही होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, और जो आए और एक दिन ही मिलकर जुलकर हालचाल पूछकर अपना हालचाल देकर और फिर दूसरे दिन चला जाए, तो उसमें मान सम्मान इज्जत बनी रहती है। लेकिन अगर कोई स्थिति आए, कोई अतिथि और खूंटा गाड़ दे, खूंटा गाड़ देना मतलब जाने का नाम ही ना ले, तो वैसी परिस्थिति में फिर कोई नहीं चाहेगा कि हमारे घर इस तरह से कोई आकर रहे। तो लेखक जो है वो बड़ी भावभीनी उनकी विदाई देना चाहता था, सोचता था कि आए हैं तो चले भाई 1-2 दिन रहेंगे, लेकिन और वो कहेंगे उनको कि नहीं अभी आज रुक जाइए, आग्रह करेंगे, लेकिन फिर वो नहीं मानेंगे और घर वापस चले जाएंगे, और जब नहीं वो मानेंगे तो क्या करेंगे, मजबूरी में फिर उनको स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, है ना बच्चों? हाँ, नेक्स्ट, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। कभी इस पाठ में बहुत सारे कथन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कथन हैं, उनकी व्याख्या करनी है। अब उस पंक्ति की व्याख्या करनी है, मतलब वो घटना कब घटित हुई और उस घटना के घटित होने पर इस कथन को किसने किससे कहा, किस परिस्थितियों में कहा, ये बताना जरूरी होता है। अब जैसे पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए कि अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया, है ना बच्चों?
बोलो, ये पंक्ति है ना। हम्म 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 हम्म। हाँ, लेखक जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है। और मध्यम वर्गीय परिवार में क्या होता है कि महीने भर की जो आमदनी होती है, और आमदनी के बाद आमदनी के हिसाब से ही खर्च को भी निर्धारित किया जाता है कि कितना खर्चा होगा, हमारे घर का महीने का बजट कितने में चलेगा, है ना। और उस हिसाब से घर के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो अपनी व्यवस्था करते हैं। लेकिन जैसे ही अतिथि जो है आते हैं हमारे घर, लेकिन अतिथि जब जाने का नाम नहीं लेते हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि उस अतिथि के रहने का अतिरिक्त बोझ उस परिवार के लोगों पर पड़ता है, आर्थिक दबाव पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए महीने भर का जो बजट है, अगर वो 15,000 का है, तो एक अतिथि आ गया, जो ऐसा अतिथि जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो वैसे स्थिति में 15,000 की जगह हो सकता है कि 18,000 खर्च हो जाए। वो 3,000 जो बोझ पड़ा, अतिरिक्त बोझ, वो किसके कारण पड़ा? अतिथि के कारण। तो यहाँ प्रभाव पूरे परिवार के संबंधों पर भी पड़ने लगता है। परिवार के जो लोग हैं उनको लगता है कि भाई ये अतिथि कैसे हैं कि जो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अतः शहरों में किसी मेहमान का आना मासिक बजट पर दबाव डालता है। अतः मेहमान के आने से लेखक को महसूस होने लगा कि उस पर आर्थिक दबाव बढ़ने वाला है, अतः वह घबरा गया। और इसी को लेखक ने कहा है कि अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। बटुआ कांपने का तात्पर्य है कि बढ़ते हुए अतिरिक्त बोझ के कारण लेखक मन ही मन डर गया। बटुआ कांपने का मतलब अंदर ही अंदर लेखक डर गया, भयभीत हो गया कि अब भाई अतिथि आएंगे तो कुछ तो अतिरिक्त खर्च होगा ही। और इसीलिए उनका बटुआ, जिसमें पैसा हम लोग रखते हैं, तो वो बटुआ उनका कांप गया। कांप गया, कब कांप गया? इंसान भय के कारण कांपता है, तो लेखक अंदर ही अंदर कहीं डर गया। बात समझ में आई बच्चों? हाँ। अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। अब यहाँ कि अतिथि जो है वो हमेशा कहा जाता, अतिथि देवो भव। हमारे भारत देश की इस ये परंपरा है, और हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है कि अतिथि देवो भव, यानी अतिथि जो है वो देवों के समान हैं, देवता तुल्य होते हैं। लेकिन जब अतिथि 4 दिन तक लेखक यहाँ रुकने के बाद भी जाने का नाम नहीं लिया, अब ये इस तरह के अतिथि की बात हो रही है कि ऐसे अतिथि जो आते तो हैं समय बिना बताए, लेकिन जाते भी नहीं हैं। तो लेखक के मन से अतिथि देवो भव का भाव गायब होने लगा, और उसकी सहनशीलता जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और उसे प्रतीत होने लगा कि अतिथि, जिसे पुराणों में देवता कहा गया है, जब अपने अतिथि होने का वो भाव त्याग दे, तो इस तरह से वह देवता ना होकर फिर क्या बन जाता है? राक्षस बन जाता है, दानव बन जाता है। और ऐसे अतिथि को कोई सम्मान नहीं होता। यानी जब अतिथि आते हैं, अतिथि बिना बताए आप आए, 1 दिन रहिए, 2 दिन रहिए, लेकिन जब आप जाने का नाम नहीं लेते हैं उस घर से, तो फिर आप वहाँ मानव न होकर दानव की भूमिका निभाते हैं। और फिर वहाँ मान मर्यादा, इज्जत, प्यार सब समाप्त हो जाता है। फिर वहाँ के लोग इंतजार करने लगते हैं कि कब ये जाएंगे, है ना। बच्चों, बात समझ में आ रही है? हेलो? हाँ। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। स्वीटनेस का मतलब होता है मिठास, मधुरता से परिपूर्ण, है ना। ऐसा घर जहाँ खुशियाँ हों और जहाँ आपसी लोगों का आपसी प्रेम हो। खुशहाल घर को प्रायः स्वीट होम कहा जाता है ना। और सपने को भी स्वीट ड्रीम कहा जाता है ना। मीठे सपने को, ऐसा स्वप्न जो हमें खुशी प्रदान करता है, ऐसा ऐसी बात जिसको सोचकर हम बहुत अंदर तक गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ लेखक स्वीट होम, यानी हम कहीं से भी घूमकर, दुनिया के किसी भी कोने से घूमकर, हमारा 1 कमरे का ही घर हो, 2 कमरे का ही घर हो,
लेकिन जब हम अपने घर में आते हैं तो लगता है कि कितनी शांति मिलती है। हमारा वो बिस्तर, हमारा वो कमरा, हमारा वो टेबल जहाँ बैठ कर पढ़ते हैं, जहाँ हम कुछ काम करते हैं, उसको देखकर ही मन में बड़ी सुकून सा महसूस होता है ना। तो इस तरह से लेखक कर रहे हैं कि हर कोई अपने घर को स्वीट होम कहता है। लेखक के घर आया अतिथि, 4 दिनों से लेखक के घर का बजट बिगाड़ रहा था और जाने का नाम नहीं ले रहा था। इससे लेखक और उसका परिवार मानसिक क्लेश में जी रहा था, क्योंकि वो अतिथि के सामने बैठकर खाना भी देगा, अतिथि से बेमन से बात भी करेगा, लेकिन दिमाग में टेंशन भी रहेगा, क्लेश भी रहेगा। तो उसके परिवार का खुशनुमा वातावरण गायब हो चुका था और लेखक इसी दबाव में कहता है कि किसी को अधिकार नहीं है कि वह किसी परिवार के खुशनुमा वातावरण को हानि पहुंचाए। अब उस घर में मान लीजिए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अब एक कमरा उनका है, एक कमरा उनके माता पिता का है। जो अतिथि आ जाते हैं तो क्या होता है, क्या दिया जाता है बच्चों को कि या तो उनके साथ एडजस्ट करो या छोड़ दो उस कमरे को, तुम लोग अपने मम्मी पापा के साथ आकर शेयर करो। और अतिथि महाशय जो है उस कमरे में पड़े रहते हैं अकेले। तो ऐसे परिस्थिति में बच्चों का भी पढ़ना लिखना, उनकी जो ज़रूरत है, जो अपने कमरे में वो शांतिपूर्वक बैठते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वो सब उनका बंद हो जाता है। तो इस तरह से अतिथि के सिर्फ आने से बजट ही नहीं बिगड़ता है, बल्कि घर की शांति भी भंग हो जाती है। लेकिन 1-2 दिन में अतिथि लौट जाए तो वैसे अतिथि से परेशानी नहीं होती है। वैसा अतिथि जो सिर्फ आना जानता है मगर जाना नहीं जानता है, जाने का नाम नहीं लेता है, वैसे अतिथि से हर कोई चाहता है पीछा छुड़ाना। ठीक है। और यहाँ ऐसे अतिथि के लिए ही कहा गया है कि इस तरह के अतिथि कुछ हद तक मानव नहीं बल्कि दानव या राक्षस तुल्य हो जाते हैं, है ना। हर अतिथि ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? नेक्स्ट है मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। चलिए कोई बच्चा बताइए इसका क्या होगा। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, यानी कौन सा सुबह, कब, कौन सी सहनशीलता की बात यहाँ हो रही है? बताओ बताओ बच्चे, कौन बताएगा? हाँ। हम्म वेरी गुड। हम्म हम्म भूल जाएगा, वेरी गुड। लेखक के घर अतिथि कितने दिनों से टिका हुआ था? 4 दिनों से। और टिका हुआ ही नहीं बल्कि वो जाने का संकेत भी नहीं दे रहा था। अतिथि के किसी व्यवहार से, उसके किसी क्रियाकलाप से यह नहीं महसूस हो रहा था कि ये जाएगा भी। जब जाने की इच्छा होती है तो क्या करता है अतिथि? अपना सामान वामान पैक करने लगते हैं, है ना। अपना कपड़ा जो बिखरा रहता है उसको समेटने लगते हैं, उसको बक्से में रखने लगते हैं, एयर बैग में रखने लगते हैं। तो यह देखकर जो मेजबान है, मेजबान वो कहलाता है जिसके घर अतिथि आता है, और आने वाले को मेहमान कहते हैं। ठीक है, इतना बात तो समझते हो ना बच्चों, मेजबान और मेहमान। तो मेजबान देख रहा है कि अतिथि जो है, मेहमान जो है वो जाने का नाम नहीं ले रहा है, उसे किसी क्रियाकलाप से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जाना चाहता है। तो ये देखकर क्या होता है कि अब लेखक सोच रहा है कि इस अतिथि के आने से सिर्फ हमारे घर में ही बजट ही नहीं बिगड़ रहा है बल्कि मानसिक दबाव भी बढ़ रहा है। और वह सोचता है कि यदि यह अतिथि 5वें दिन भी अगर यहाँ रुका रहा तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और अपने आतिथेय मर्यादा को भूल जाएगा। यानी एक अतिथि की मर्यादा, जो मर्यादा के तहत रहते हुए उसकी जो देखभाल की जाती है, उसकी सेवा जो की जाती है, वो सारी लक्ष्मण रेखा को वो पार कर जाएगा, सारी मर्यादा को भूल जाएगा। और जब अतिथि यह नहीं सोच रहा है कि मुझे जाना चाहिए, 4 दिन हो गया, तो मेजबान सोच रहा है कि अब वो नहीं जब जाएंगे तो मैं अपनी सारी मर्यादा को भूल जाऊंगा और कुछ ऐसा कर गुजरूंगा कि अतिथि को जाना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होगा बच्चों? संबंध में खटास आएगी, कड़वाहट आ जाएगी, है ना। तो हमें इस तरह की हरकत ना तो करनी चाहिए और ना किसी को, कोई अगर ऐसा कर रहा है तो उसको समझाना भी चाहिए।
कि अतिथि को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग टेस्ट हो जाने पर इस प्रश्न को एक आप लोग अपने ऐसे ही रखिएगा, लिखिएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आफ्टर एग्जामिनेशन कि अतिथि को क्या करना चाहिए। मेजबान के घर जाकर, मेहमान को मेजबान के घर जाने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। समझे बच्चे? ये आप लोग लिस्ट बनाएंगे, ठीक है? मैं ये प्रश्न को भेज दूंगी लिखकर, और इसको आप लोग को अभी नहीं पूछूंगी मैं, यानी कल संडे को तो टेस्ट होगा, मंडे को मैं पूछूंगी। कल तो सैटरडे है, कल भी तो क्लास होगा ना। हाँ, तो कल भी आप लोग इस पर डिस्कस कर सकते हो, लिख सकते हो कि अतिथि मेहमान अगर किसी के घर जाता है तो मेजबान के घर जाता है यदि मेहमान, तो किस कार्य को उसे करना चाहिए और किस कार्य को उसे नहीं करना चाहिए। ये लिस्ट आप लोग बना लेंगे, कम से कम 5-6 काम जो करना चाहिए, 5-6 काम जो नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, हेलो, हाँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते, यानी एक देवता और एक मनुष्य। देवता यहाँ किसे कहा गया है? अतिथि को। और मनुष्य किसे कहा गया है? मेजबान को, जिसके घर अतिथि आए हैं। हाँ, तो यहाँ पर लेखक हैं। तो लेखक जिस शहरी परिवेश में रह रहा है उसका दबाव इतना अधिक है कि अतिथि का एक दिन से अधिक घर में रहना कई तरह के व्यवधान, बाधा या संकट को पैदा कर देता है। इसी दबाव के कारण लेखक का मानना है कि देवता और अतिथि अधिक दिन तक एक दूसरे के साथ नहीं रहते। वे एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव खो देंगे, क्योंकि देवता और मनुष्य जब एक साथ रहेंगे बहुत दिनों तक, क्या होगा? देवता की जो इज्जत है वो समाप्त हो जाएगी। तो देवता का देवत्व कब तक सुरक्षित है? कि वो आए, दर्शन दे और विलीन हो जाए, अंतर्ध्यान हो जाए, है ना? तो अतिथि की मर्यादा तभी तक बनी रहती है जब वो अतिथि की मर्यादा को पालन करता है। जैसे ही मर्यादा को भंग करता है, तो अतिथि मर्यादा को कब भंग कर देता है? यानी किसी के यहाँ गया और पड़ गया, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन पड़े ही हैं, तब वो अपनी मर्यादा को भंग कर देता है। और मेजबान एक दिन तो बर्दाश्त करेगा, 2 दिन बर्दाश्त करेगा, लेकिन बहुत जब ज्यादा दिन हो जाएगा तो वो भी अपनी मर्यादा को भूल जाएगा, है ना? कभी ऐसा देखे हो तुम लोग कि अतिथि घर में आए हो और बहुत दिन हो गया हो बैठे बैठे, तो मेजबान क्या करेगा? उनके सामने ही चाय पिएगा और अतिथि को नहीं पूछेगा कि आप चाय पिएंगे? ये भी तो एक तरीका होता है ना बेइज्जत करने का, अपमानित करने का। तो खुद चाय बना के पी लिया और मेहमान जो है बैठ के मुंह देख रहा है, और मेजबान जो है बैठ के मजे से चाय पी रहा है, तो ये भी तो अतिथि का एक तरह से अपमान करना हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में, है ना? और या तो जब मन उब गया, जैसे यहाँ पर उपवास की भी बात हुई है इस पाठ में। अब मेजबान जो है बहुत ज्यादा जब परेशान हो जाएगा, तब वो क्या कहेगा अतिथि को कि आज हमारे घर खाना नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग का आज एकादशी है या कोई भी व्रत है, तो आप भी व्रत कर लीजिए। और अतिथि महाशय ऐसे हैं जो व्रत के नाम से ही भागते हैं, तब वो क्या करेंगे? तब तो उनको बुरिया बिस्तर बांधना ही पड़ेगा कि अब तो जाना पड़ेगा। हाँ, वापस चले आएंगे फिर। तो इस तरह से हमें अतिथि के आतिथ्य का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न बच्चों 50 से 60 शब्दों में, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। अब ये 50 से 60 शब्दों की संख्या बढ़ गई है। अब आपके एग्जाम में आएंगे तो ये आई थिंक 60 से 70 शब्दों में आएंगे। अब 5 नंबर का जो प्रश्न है वो बढ़ गया है। अब वो 50 से 60 की जगह 60 से 70 की संख्या में लिखना है। कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? या दूसरा प्रश्न, अतिथि द्वारा लेखक पर किया गया कौन सा आघात अप्रत्याशित था जिसकी चोट मार्मिक थी? या मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं, अतिथि के इस कथन का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? ये तीनों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। चलिए बताइए।
कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, ये यही आघात अप्रत्याशित था कि एक तो 2 दिन ठहरने के बाद तीसरे दिन जब अतिथि ने कहा कि मैं अपने कपड़े धोबी को देना चाहता हूँ, तो लेखक को यह अप्रत्याशित का मतलब ये होता है जिसकी उम्मीद न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, यानी आशा के विपरीत। अरे मेजबान तो समझ रहा है कि आए हैं 2 दिन में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो 2 दिन बीत गया तब कह रहे हैं जनाब कि अब हम धोबी को कपड़े देना चाहते हैं, या 4 दिन बीत जाने के बाद अगर कोई अतिथि कहता है कि हम कपड़े देना चाहते हैं, तो ये उस घर के लोगों के लिए बड़ा बैड न्यूज हो जाता है ना, बुरी सूचना। तो लेखक कह रहा है कि ऐसा अतिथि देवता नहीं होता है बल्कि राक्षस होता है, और अतिथि होने की गरिमा यदि भुला देता है कोई भी अतिथि, तो वह किसके समान हो जाता है? फिर राक्षस के समान हो जाता है। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए। संबंधों का संक्रमण के दौर, संक्रमण का मतलब क्या होता है? छुआछूत की बीमारी। तो इस संस्कृति के संबंध में नए दौर से गुजर रहे हैं। शहरी जीवन में संबंधों की चमक अब फीकी पड़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि अतिथि जो है वो देवो भव की संस्कृति जो है अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। एक मिनट। तो यहाँ पर संक्रमण के दौर से गुजरने का मतलब है कि अतिथि, हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। 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 हाँ। हम्म। हम्म। शानदार शानदार स्वागत। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, वेरी गुड। यानी संक्रमण का अर्थ ही होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का समय, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का समय होता है परिवर्तन, है ना। अर्थात एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करने की प्रक्रिया, इस अवस्था को संधि काल भी कहा जा सकता है। इस स्थान पर आकर एक चीज अपना स्वरूप खो देती है और तो दूसरा अपना स्वरूप ले लेती है। लेखक के साथ भी अतिथि के आने पर कुछ ऐसा ही हुआ। मधुर संबंध जो है वो किसमें परिवर्तित हो गए? कटुता में, है ना। सत्कार की उष्मा समाप्त हो गई। डिनर से खिचड़ी पर पहुंचकर अतिथि के जाने का चरम क्षण समीप आ गया था, यानी डिनर जो है वो खिचड़ी पर आ गया था। घर के लोगों की शांति भंग होने लगी थी। अतिथि का मन भले ही घर लौटने का न हो, परंतु उसे अपने घर की ओर चल देना चाहिए। इस प्रकार मधुर स्थितियों को, कटुता को उजागर किया गया है कि किस तरह से मधुर संबंध भी खराब बन जाते हैं। तो किसके कारण होता है? इस तरह के अतिथि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? बताओ। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या? हम्म। बोल। हाँ। हम्म। हम्म। बोरी बोरियत में। हम्म। हाँ।
के लिए तैयार हो गया। हाँ, सोचिए कितनी बेइज्जती की बात हो गई कि जब 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के आतिथ्य में कमी आ गई, लंच और डिनर की विविधता कम हो गई और उसके जाने की लोग प्रतीक्षा करने लगे। कभी कैलेंडर दिखाकर तो कभी नम्रता की आंखें दिखाकर स्नेह भीगी मुस्कुराहट जो थी वो गायब हो गई। घर की शांति गड़बड़ाने लगी, समीपता दूरी में बदलने लगी। लेकिन एक ही कमरे में लेखक और अतिथि बैठे हुए मगर कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। वे उसे स्टेशन तक छोड़ने जाना चाहते थे, परंतु अतिथि है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह देखकर लेखक के व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन आए। खाने का स्तर डिनर से गिरकर खिचड़ी पर पहुंच गया। खाने का सबसे पहला स्तर गिराया गया। वह गेट आउट कहने के लिए भी लेखक तैयार हो गया, है ना। लेखक को अतिथि राक्षस के समान लगने लगता है और जब अतिथि के प्रति सत्कार की कोई भावना नहीं बची, भावनाएं जो है वो गालियों का रूप धारण कर ली। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ कि क्या आपके घर में ऐसे अतिथि आ जाएंगे और आप सोचेंगे कि अब अतिथि को हम गेट आउट कह देंगे? क्या यह कहना संभव होता है? ये सोचना संभव होता है मगर कहना संभव नहीं होता है। आप लोग सहमत हैं मेरी बात से? हाँ, हम सोचते हैं मन में कि अब अतिथि आज तो 4 दिन बीत गया और ये 5वां दिन भी हम झेल लेंगे, लेकिन छठे दिन अगर ये नहीं जाते हैं तो हम इनका सामान उठाकर फेंक देंगे और इनको कहेंगे गेट आउट। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सोचते रह जाते हैं बच्चों। और अगर हम ऐसा कर देंगे तो शायद हमारे जो भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करे उसके जैसा तो फिर कोई नीच प्राणी इस दुनिया में है ही नहीं। अरे अतिथि आया है, हो सकता है आपके यहाँ आप सोच रहे हैं कि 2 दिन में लौट जाना चाहिए, वो हो सकता है कि 10 दिन में जाए, 8 दिन में जाए, 7 दिन में जाए, 1 सप्ताह में जाए। लेकिन घबराना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा उसके पीछे जो खर्च करने की भावना है वो थोड़ी कम कर देनी चाहिए। अब हम सोच रहे हैं कि अतिथि को कैसे 2 तरह की सब्जी खिलाएं। आप 2 ही तरह की खिलाइए, क्योंकि जब भाई आप तो 5 तरह का दिमाग में रखे थे, 6 तरह का रखे थे, तो कितने दिनों के लिए? 2 दिनों के लिए। लेकिन जब वो अतिथि वहां से 8 दिनों के लिए या 1 सप्ताह के लिए जब आ गए हैं तो थोड़ी तो कटौती आपको करनी होगी ना। तो कटौती खाने में कीजिए, व्यवहार में नहीं, है कि नहीं? खाने में कटौती कर देंगे हम। अब रोज रोज उनको हम मक्खन मलाई और तरह तरह का व्यंजन ना खिलाकर कुछ कम ही खिलाएंगे, लेकिन व्यवहार में कटौती नहीं करेंगे। ठीक है? व्यवहार में कटौती का मतलब होता है कि उनको हम देकर मुस्कुराएंगे नहीं और बात नहीं करेंगे। ठीक है, 2 दिन जब किसी को रहता है कि अरे 2 दिन में चले जाएंगे तो जितनी मन की बातें होती हैं हम जल्दी 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 कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग जहाँ खाना बनाते हैं, अक्सर महिलाएं, वही जो घर में औरत आई हैं, जो लेडीज अतिथि, उनको अपने किचन के सामने ही चेयर पर बैठा देते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ बैठे हुए, आप हमसे बात करते रहिए। तो इस तरह से 2 काम होता है, बात करने का भी काम हो गया, घर का खाना भी बन गया। लेकिन जब आपको लगेगा कि अभी अतिथि तो 1 सप्ताह के लिए आए हुए हैं तो कोई हड़बड़ी नहीं है, तब हम उनको कहेंगे कि अच्छा चलिए हम किचन में काम कर रहे हैं, आप थोड़ा जाकर रेस्ट कीजिए, या चलिए टीवी खोल दे रहे हैं, आप टीवी देखिए। कि किसी तरह अतिथि उलझे रहें, या तो रेस्ट करें और या तो टीवी देखें, और हम काम करेंगे घर का। ठीक है, खाना पीना बनाने का काम। तो अपने व्यवहार में कमी नहीं लानी चाहिए, व्यवहार में कटौती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 1 सप्ताह की तो बात है, वो आपके घर बसने तो नहीं आए हैं, रहने तो नहीं आए हैं, वो आज आए हैं कल चले ही जाएंगे। हो सकता है 4 दिन में जाए, हो सकता है 8 दिन में जाए। तो कटुता नहीं दिखानी चाहिए मेरे विचार से, क्योंकि अगर वो 8 दिन में भी आपके घर से जाएंगे तो अच्छे विचार लेकर जाएं, अच्छी यादें लेकर जाएं, न कि कटुतापूर्ण व्यवहार लेकर जाएं। और आप उपवास पर उनको रख देंगे तो ये भी बुरी बात है। तो इस पाठ में लेखक ऐसा सोच रहे हैं कि उपवास तक हम आ जाएंगे मगर आए नहीं हैं। गेट आउट हम बोल सकते हैं मगर बोले नहीं हैं, क्योंकि बोलने और सोचने में और करने में फर्क होता है ना बच्चों? बात समझ में आ रही है मेरी? तो आप लोग को इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हाँ, इस पाठ से कुछ शिक्षा मिली? बताइए, क्या शिक्षा मिली? हाँ, वेरी गुड। हमारे यहाँ अगर अतिथि आते हैं तो हमारे भारत देश की जो संस्कृति है, अतिथि देवो भव, हमें उस संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए। ठीक है? ठीक है, अतिथि
के लिए हम मन में ये धारणा बनाते हैं कि हमारे यहाँ अतिथि आने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हमें भी एक अच्छा अतिथि बनना चाहिए। हमें भी अपने अंदर अच्छे अतिथि के गुण पैदा करने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी हम कहीं बिना बताए किसी के यहाँ चले जाते हैं, तो अतिथि का मतलब है अतिथि जिसके आने की कोई तिथि न हो। लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, अभी के समय में, हर कोई एक घर में अगर स्त्री पुरुष हैं तो अधिकतर स्त्री पुरुष दोनों नौकरी पेशा होते हैं ना। तो सबसे पहले तो अभी के संदर्भ में, आधुनिक युग में, हमें कहीं भी जाना चाहिए तो बताकर जाना चाहिए उनको, जिनके घर हम जा रहे हैं, कितने दिनों का प्रोग्राम है, खुलकर इस विषय पर बात करनी चाहिए कि हम आपके घर आज शाम को पहुंच रहे हैं और कल दिन में निकल जाएंगे आपके घर से, फिर हमें कहीं और जाना है, तो बस सिर्फ रात भर के लिए आपके घर आ रहे हैं, ये बताना चाहिए। यानी अतिथि को अपने बताने की तिथि बताकर जानी चाहिए, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, उनका क्या प्रोग्राम है, ये बताना चाहिए। किसी के घर जाएं तो कम से कम सामान लेकर जाएं। ये भी एक सही बात है कि कम से कम सामान लेकर जाएं, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से अपने घर को रखता है और हम वहाँ अनवांटेड पर्सन की तरह न जाएं। ऐसा व्यवहार लेकर जाएं कि हमारा बहुत बेसब्री से वहाँ इंतजार किया जाए और हम जब वहाँ पहुँचे तो हमें किसी तरह का निरादर का भाव महसूस न हो। तो ये तब प्राप्त होगा, आदर का भाव हमें तब प्राप्त होगा जब हम इन सारी चीज़ों को मानेंगे। सामान कम लेकर जाएं, अपने जाने की सूचना दे दें, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिनके घर हम गए हैं उनके साथ हम थोड़ा काम में हाथ भी बटाएं। ये ना सोचे कि हम तो अतिथि हैं भाई, तो हमको तो बेड पर ही, डाइनिंग टेबल पर ही सब चीज़ चाहिए, है ना। नहीं, अतिथि जो है वो आपको बेशक किचन में काम नहीं करने देंगे, लेकिन जैसे टेबल पर खाना लगाना है, रखना है तो प्लेट लगा दें, पानी गिलास में भर दें, है ना, नैपकिन रख दें। और जब अतिथि जब खाना मेज़बान जो है परोस रहे हैं उसमें उनकी हेल्प कर दें, मदद कर दें, थाली प्लेट्स वगैरह उठाने में मदद करें, है ना। अगर घर में कोई नौकर चाकर है तो बेशक अलग बात है, लेकिन नहीं है कोई तो मदद करें। और हमेशा खाने की तारीफ जरूर करें। जब भी खाना खाएं तो जब खाना खाएं उसी वक्त तारीफ करें खाना की, कि खाना बहुत अच्छा बना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाना हमें अच्छा नहीं भी लगता है, लेकिन तरीका यही है कि हम तारीफ करें, लेकिन इतना भी तारीफ का पुल ना बांध दें कि वो हजम ना हो। दूसरी बात, हम अतिथि के जिनके घर गए हैं तो ये उम्मीद ना करें कि वो ही हमें गिफ्ट दें। हम भी छोटे मोटे गिफ्ट उनके बच्चों के लिए ले जा सकते हैं, ठीक है, हमें भी लेकर जाना चाहिए। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो कुछ खाने की अच्छी चीज़ें या कुछ छोटे मोटे उपहार बच्चों को लेकर जाएं, और ज़्यादा दिनों तक न रहें, ठीक है, ताकि उन पर बोझ के रूप में न जाएं।